अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। एक इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से काफी अहम टॉपिक है। फिर इसमें तीन बहुत बुनियादी क्वेश्चन हम इसी टॉपिक से हासिल करते हैं, जिनके जवाब के भाई व्हाई द स्काई इज ब्लू हमें पता चलेगा आज। फिर हम देखेंगे कि अगर यही मामला है तो फिर क्लाउड्स व्हाइट क्यों है, ब्लू क्यों नहीं है। फिर हम देखेंगे कि अगर आपने देखा हो नेट पे स्काई की जब वीडियो आप फोटोज वगैरह देखते हैं तो फोटोग्राफर जब तस्वीर खींचता है तो उनमें स्काई इतना वाइब्रेंट आपको क्यों दिखाई दे रहा होता है। तो जनाब, ये हमारे पास आज का टॉपिक की लिस्ट है। तो शुरू करते हैं जनाब, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। अब जब सूरज से लाइट आती है या तो वो अनपोलराइज लाइट होती है, जब वो किसी मीडियम से पास करती है तो उसमें स्कैटरिंग होती है। ये जो स्कैटर लाइट है ये कंप्लीटली पोलराइज भी हो सकती है, ये पार्शली पोलराइज भी हो सकती है, ठीक है, और कंप्लीटली अनपोलराइज भी हो सकती है। ये अब किस चीज पे डिपेंड करेगा कि मीडियम से गुजरने के बाद वो जो अमिटेड रेडिएशन है उसकी डायरेक्शन क्या है। बात समझ आ गई? तो सारी बात अब कहां आके ठहरी कि मीडियम में से स्कैटर होने के बाद अमिटेड होने वाली रेडिएशन की डायरेक्शन पे। तो अब क्या जनाब कि अनपोलराइज जो लाइट है, अगर हम कहें कि वो स्कैटर होती है एयर मॉलिक्यूल से, तो वो क्या करते हैं, शेक करती है इलेक्ट्रॉन जो परपेंडिकुलर होते हैं किसके, डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे के। यानी टक्कर खाने से जो आपके इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ओरिजिनल रे के, वो आपके शेकिंग में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो स्कैटर्ड रे है वो पोलराइजेशन हो जाती है परपेंडिकुलरली, किससे, ओरिजिनल डायरेक्शन के लिहाज से। पैरेलल में कुछ भी नहीं होता उसके। तो अब आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्कैटरिंग से पोलराइजेशन होगी तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। अगर वो सीधा जाएगी, पैरेलल जाएगी, तो इसका मतलब तब पोलराइजेशन नहीं होगी। पहली बात यही समझ आ रही है। तो इसको जरा और सादा लफ्जों में कहता हूं कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है एयर मॉलिक्यूल से, वो एक लीनियर पोलराइज लाइट पैदा करेगी जो कि प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन में होगी इंसिडेंट लाइट के लिहाज से। यानी इंसिडेंट लाइट जिस प्लेन में आ रही है तो मेरी पोलराइज लाइट उसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। यानी अगर आपके पास हम के एक मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहा है वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो जब वो इसमें लीनियर पोलराइज होगा तो वो रेडिएट करेगा 90 डिग्री अवे फ्रॉम द रेडिएशन। तो हम कहेंगे स्कैटर्ड लाइट, जो आपकी स्कैटर्ड लाइट है वो लीनियरली पोलराइज्ड होगी। आपने ये नीचे फिग में देखिए, आपको समझ आ जाएगी। एक अनपोलराइज्ड लाइट है, वो आपके पास मॉलिक्यूल से हिट करती है, तो अब वो 90 डिग्री जो स्कैटर्ड होगी वो आपकी लीनियरली पोलराइज्ड होगी। ये बात यहां पे लिखी हुई है कि आपके पास जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी मॉलिक्यूल से स्कैटर होती है तो वो लीनियरली पोलराइज्ड हो जाती है जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, उस प्लेन के जो आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट क्या आ रहा है। अब जरा इस फिग से क्या मतलब है, यही फिग है, मगर इससे अब मैं इसे नीचे वाली बातें करूंगा कि अमिटेड रे, जैसे आप यहां पे देखो, अगर वो पैरेलल है ओरिजिनल रे के तो इसका मतलब वो कंप्लीटली अनपोलराइज्ड है। जरा यहां पे देखें इस फिग में, ये एक अनपोलराइज्ड लाइट थी, अगर ये सीधा चली गई तो आपको इसमें कोई बदलाव दिख रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये सारी की सारी क्या रही, अनपोलराइज्ड, कंप्लीटली अनपोलराइज्ड। और अगर आपकी मिटेड रे परपेंडिकुलर हो जाती है ओरिजिनल रे के लिहाज से तो हम बोलेंगे कंप्लीटली पोलराइज्ड। जैसे आप यहां पे देखो कि ये अनपोलराइज्ड लाइट आ रही थी, तो इसका परपेंडिकुलर देखो तो ये लीनियरली पोलराइज्ड हो चुकी है, इधर देखो तो ये भी लीनियरली पोलराइज्ड हो चुकी है। बात समझ आ गई? यानी 90 डिग्री आइदर अप, आइदर डाउन, आइदर लेफ्ट, आइदर राइट, वो लीनियरली पोलराइज्ड हो चुकी है। अब इसके अलावा जो किसी भी डायरेक्शन में अगर वो लाइट जाती है स्कैटर्ड होने के बाद, तो फिर हम उसे बोलेंगे पार्शियली पोलराइज्ड। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि एक कंपोनेंट आपका कदरे रिड्यूस हो जाएगा दूसरे के लिहाज से, ठीक है। तो जनाब, ये तीन मुद्दे अब आपके सामने आ गए कि अगर लाइट इंसिडेंट रे के लिहाज से पैरेलल ही रहती है तो अनपोलराइज्ड है, अगर परपेंडिकुलर डिग्री पे स्कैटर्ड होती है तो कंप्लीटली पोलराइज्ड, लीनियरली पोलराइज्ड कहना चाहिए, और अगर वो किसी और सिंथ में जाती है तो पार्शियली पोलराइज्ड आएगी। अच्छा, अब क्या जनाब
कि जो ये स्कैटर लाइट हो रही है ये डिपेंड फिर किस पे करेगी, जाहिर है तीन मुमकिनात तो लिखी गई, तो इस स्कैटर को हम कहेंगे रे ली स्कैटरिंग बोलेंगे। तो ये डिपेंड करती है साइज ऑफ मॉलिक्यूल से जिससे टक्कर होनी है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर के जो मॉलिक्यूल जिनसे स्कैटरिंग होगी, और वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। अब जो वेवलेंथ का चक्कर है कि स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की फोर्थ पावर के, मतलब कि रेड की वेव बड़ी है, ऑरेंज येलो की वेव बड़ी है, तो वो इतना स्कैटर नहीं होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और आपके पास इसका मतलब है यानी वो एज इफेक्टिव है जैसे शॉर्टर वेवलेंथ है वायलेट और ब्लू के। तो आपके पास ये बेसिक सा लाइन याद रखनी है कि स्कैटर लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ की फोर्थ पावर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल याद रखना है। अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक पोलराइजेशन को अगर हम देखें तो जो सूरज से रोशनी आती है वो वैक्यूम से, हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर से आने से पहले वो वैक्यूम में है, जब वो हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो इसका मतलब वो अनपोलराइज्ड है अभी, ठीक है। तो अब जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आएगी तो हमारे वो वहां पे स्कैटरिंग होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम जानते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स नेचर की हैं, तो उनमें जो आपके पास एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। बात समझ रहे हैं, क्योंकि आपके पास मेन पोजीशन से आइदर अप आइदर डाउन होता है ना, तो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के ट्रांसवर्स नेचर होने की वजह से। अब इससे क्या होगा कि जो एयर के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स हैं एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो आपके पास रेडिएशन एमिट करेंगे जो कि आपके पास काफी सिमतों में होंगी। तो हम कहेंगे लाइट जो है वो पोलराइज्ड है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो ओरिजिनल रे की सिंथ में आ रही है। यानी अगर आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट समझें कि एक आपके पास इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे परपेंडिकुलर अपने प्रोपोगेशन की ओर है, वहां से वो रेडिएशन एमिट करेगा, तो अल्टीमेटली वो उसके परपेंडिकुलर ही ट्रेवल करेंगी। तो यानी जैसे आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट है, तो उसमें ये आपको समझ आएगा कि आपके पास जहां पे ऑसिलेशंस हो रही हैं उसके परपेंडिकुलर आपकी वेव प्रोपोगेट करती है, तो ये आपकी लाइट पोलराइज्ड होगी उस सेंस में। अच्छा जी, तो आपके पास अब यहाँ पे हमें पता चला कि अभी जी लाइट स्कैटर होती है एटमॉस्फेयर में, और आपके पास आसमान ब्लू दिखाई देता है, और जब सूरज गुरूब हो रहा होता है या जब आपके पास सुबह तुलू हो रहा होता है तो आपके पास सुर्ख दिखाई देता है। तो इसकी वजूहात समझते हैं जरा। तो आपके पास पहला सवाल है व्हाई इज स्काई ब्लू। तो पहली लाइन में मैंने एक सादा सा जवाब दे दिया कि जो आपके पास मॉलिक्यूल स्कैटर होंगे वो ब्लू एंड पे, जो स्पेक्ट्रम के दो एंड है, एक एंड पे ब्लू है एक एंड पे रेड है, तो ब्लू एंड वाले ज्यादा स्कैटर्ड होंगे किसकी निस्बत से, रेड एंड वाले जो आपके पास स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, ठीक है। तो अब आपको पता है क्यों, क्योंकि स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की फोर्थ पावर के। अब यहां से आप समझते हैं कि वायलेट लाइट 400 नैनोमीटर है, जो तकरीबन ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा है किससे, रेड से। तो इसका मतलब जिसकी वेव आपके पास कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, तो आपके पास रेड की वेव तकरीबन 700 नैनोमीटर में शुमार होती है। अच्छा, अब होता क्या है, असल तो मुद्दे पे वापस आते हैं। तो दोपहर जब होती है तो सूरज आसमान में बिल्कुल पीक पे ऊपर होता है, हाई होता है, तो लाइट, सूरज की जो लाइट होती है उसको एक थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से पास करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास थोड़ी सी लाइट स्कैटर्ड होती है, तो आपको सूरज येलो या व्हाइट दिखता है, क्योंकि आपके पास ऑल कलर्स वहां पे प्रेजेंट इक्वली मौजूद होते हैं, क्योंकि स्कैटरिंग कम हुई है। अब इसका मतलब ये होगा कि जो सूरज, ये बिल्कुल जो सीधी लाइट आ रही है नीचे उसकी बात हो रही है। अब जो सूरज की लाइट है वो ट्रेवल करेगी दूसरी तरफ भी, यानी किनारों की तरफ भी जाएगी, तो वहां से जो स्कैटर्ड होगी वो हमारी तरफ आएगी। तो वहां से अब आपके पास जो मॉलिक्यूलों में यानी स्कैटर्ड होंगे एटमॉस्फेयर में, वो स्कैटरिंग अब हमारी तरफ आएगी, तो उसमें ज्यादा कौन स्कैटर्ड होगा, तो आपके पास ब्लू होगा, यानी स्पेक्ट्रम का जो ब्लू वाला पार्ट है वो ज्यादा स्कैटर्ड होगा, इसीलिए हमें आसमान क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। अब बात समझ गए, तो दो हिस्सों में मैंने समझाया कि सूरज की रोशनी हमें येलो और व्हाइट दिखती है, क्योंकि उसमें से जब वो बिल्कुल सीधे आ रही होती है तो स्कैटरिंग कम होती है, तकरीबन सारे कलर प्रेजेंट होते हैं। मगर जब सूरज की रोशनी जमीन के दूसरे हिस्सों तक पहुंचती है, कर्व पार्ट में यानी कह लो, तो वहां से फिर स्कैटरिंग होती है, तो उसमें से वो हिस्सा ज्यादा स्कैटर्ड होता है जो ब्लू एंड का होता है,
ठीक है, अभी आपको पता चल चुका है कि आपकी वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली है प्रोपोर्शनल किसके, स्कैटरिंग के। जितनी वेवलेंथ कम उतनी स्कैटरिंग ज्यादा। तो अब आपके पास जब सन सेट होता है या सनराइज होता है तो क्या है, अब सूरज की रोशनी को ज्यादा बड़ी एक एटमॉस्फेयर की लेयर से पास करना पड़ता है हमारे तक पहुंचने के लिए। अब इससे क्या होगा कि आपके पास स्कैटरिंग तो ब्लू की ही ज्यादा होनी है, मगर वो अब मुख्तलिफ सिमतों में हो जाएगी, वो हमारे तक नहीं आएगी, वो बल्कि कहीं दाएं बाएं निकल जाएगी। इसका मतलब जो लेस लाइट आपके पास रेड वाली स्पेक्ट्रम में हुई है वो हम तक यानी ज्यादा आएगी, तो आपको सूरज लगता है जैसे ऑरेंज या रेड हो रहा है। यानी कि जब सूरज गरूब हो रहा होता है तो किनारों से लाइट अभी भी स्कैटर्ड ब्लू ही होगी, मगर वो हम तक नहीं पहुंचेगी, वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो जो लेस स्कैटर्ड लाइट रेड है वो हमें बस हमारी आंखों तक आएगी, तो इसलिए हमें वो क्या है, रेड या ऑरेंज दिखाई देता है। फिर अगर यही मतलब सामने रखा जाए तो फिर बादल हमें सफेद क्यों दिखते हैं? इसकी वजह यह है कि बादल जो हमारे पास उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स के मॉलिक्यूल हैं वो एयर के मॉलिक्यूल की निस्बत साइज में बड़े हैं। अगर वो साइज में बड़े हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारी लाइट सारे कलर्स को इक्वली स्कैटर कर देंगे, तो इसीलिए तो वो सारे अगर इक्वली स्कैटर हो गए वो दोबारा मिक्स होकर क्या बन जाएंगे, व्हाइट ही बनेंगे आपके पास। बात समझ आ गई? तो इसलिए बादल हमें सफेद दिखते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि फोटोग्राफर्स की तस्वीरों में आसमान इतना वाइब्रेंट होता भी, हमें वैसे नहीं होता दिखता। तो इसका वजह यह है कि जो स्कैटरिंग है जो आपके पास पार्शली पोलराइज्ड है वो आसमान में ग्लेयर पैदा करती है, ठीक है, यानी एक चमक सी होती है। जबकि जब तस्वीरों में हम देखते हैं तो वो बड़ा एक वाइब्रेंट साफ सा आसमान दिख रहा होता है। तो अब जो फोटोग्राफर है वो वाइब्रेंट फोटो लेने के लिए क्या करता है कि पोलराइड फिल्टर लगाता है, जिससे क्या होता है कि जो आपके पास यानी वो आपके पोलराइज्ड लाइट को ब्लॉक कर देता है, जो ग्लेयर है उसको कम कर देता है या रोक देता है। तो इससे क्या होता है कि फोटोग्राफर जब तस्वीर खींचता है तो स्काई की वो बहुत विविड ब्लू यानी एक अच्छा ब्लू दिखाई दे रहा होता है आपको। तो ये अब आपके पास रीजन था कि वो बेसिकली फिल्टर यूज कर रहा होता है, पोलराइज के इफेक्ट को रोक रहा होता है, वो वहां पे लाइट के अंदर जो उसको लाइट मेरी होती है उसमें पोलराइजेशन के इफेक्ट को वो रोक रहा होता है, इस वजह से उसका इमेज अच्छा आता है। तो जनाब ये हमारा आज का लेक्चर था। तो हमने क्या देखा, हमने पोलराइजेशन देखी कि स्कैटरिंग से भी पोलराइजेशन होती है, वो कंप्लीट भी हो सकती है, पार्शली भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे, ये डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे। जितनी वेवलेंथ छोटी होगी उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी, फिर इसका मतलब उतने ज्यादा 90 पे उसके मुड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे, उतना यानी परपेंडिकुलर तो उतना ज्यादा उसमें कंप्लीट पोलराइज होने के चांसेस भी होंगे, वरना पार्शली पोलराइज तो होगी किसी ना किसी एंगल पे, तो वो जाहिर है आपके पास स्कैटर होगी। तो जनाब ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।